हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अश्वित मोदी में। आज क्लास 8 थर्ड सेमेटिव टेस्ट 2023 का सजेशन है ईवीएस का। ठीक है, आपका ईवीएस में लगभग क्वेश्चन तो बाहर से आ सकता है, लेकिन जितना हो सके जिस तरह क्वेश्चन आता है उस प्रकार आपको सजेशन दिए हैं, तो इसको एक बार देख के जरूर जाइएगा। इसका हम सॉल्व करके दे रहे हैं, तो इसको एक बार देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, तो आने का चांस है, फिर भी अगर बाहर से आया तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन इसको देख लीजिएगा। पर कुछ आपका मिल सकता है, आपका पूरा तो बोलेंगे नहीं हम 70 में 70, लेकिन हाँ 30-40 आराम से मिल जाएगा, 30-40% मिल जाएगा आराम से। देखिए, पहला दिया गया है सही उत्तर को चुने, नोटबुक में लिखें। तो आपको फिजिकल साइंस का है, कोई 5 टोटल दिया गया है, 6 आपको कोई 5 करना है। ठीक है, जैसे पहला नंबर दिया गया, बल की एसआई इकाई क्या है? पहला है अर्ग, डायन, न्यूटन या जूल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। ठीक है, फिर है उच्च अपवर्तनांक मान वाला रंग है नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या पीला प्रकाश। इसका आंसर होगा नीला प्रकाश। फिर देखिए 3 नंबर दिया गया, दी गई गैसों में कौन सी मूल गैस है? तो मूल गैस मीन्स जो अकेला है, इसमें तो 2 गैस से मिला हुआ है, CO2, तो C कार्बन और ऑक्सीजन से मिला हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। H अकेला है तो ये होगा। ठीक है, NH नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला है तो नहीं होगा, तो इसमें H होगा। ठीक है, इसमें आपको लिखिएगा H। फिर है मैग्नीशियम ऑक्साइड एक है, क्या है? कास्टिक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, आपका द्विसंयोजक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, फिर देखिए दिए गए पदार्थों में किस पदार्थ में नियमित कार्बन नहीं है? पहला कोक, डायमंड, फ्लोरीन, ग्रेफाइट। तो आपका हर कुछ में आपका कार्बन पाया जाता है, बट बोलेंगे सबसे कम किस में पाया जाता है? तो फ्लोरीन। ठीक है, फिर है 6 नंबर, बहुरूपता दर्शाने वाला तत्व है कैल्शियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन। तो यहाँ पर आपका कार्बन तो दिया नहीं गया है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम में का भी बहुत बहुरूपता होता है। ठीक है, इसका आंसर लिखिएगा कैल्शियम। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर 2 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कोई 5। इसमें कोई 5 करना है, 1 नंबर करके क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। ठीक है, इस बार का इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए। पहला है तेल पानी पर तैरता है, तो पानी और तेल में किसका घनत्व अधिक है? तो किसका घनत्व अधिक है वो आपको बताना है। तो आंसर देख लीजिए, जल का घनत्व तेल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो बोलेंगे जल का घनत्व अधिक होता है किसके घनत्व से? तेल के घनत्व से। जिसका घनत्व अधिक होता है वो भारी होता है। ठीक है, अगर तेल का घनत्व अधिक होगा तो वो डूब जाएगा। तो रियल में बोलेंगे तो किसका घनत्व अधिक है? जल का घनत्व अधिक है। तो इसका आंसर इस लिखिएगा, जल का घनत्व तेल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जल में और तेल में किसका घनत्व अधिक है? जल का, तेल का मत बोलिएगा। फिर है रिक्त स्थान भरे, यदि कोई वस्तु 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? मैं समांतर जानते ही हैं, इस तरह, तो प्रतिबिंबों की संख्या बहुत हो सकती है, तो उसका आंसर होगा अनंत। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी, मीन्स इन्फिनिटी, बहुत हो सकती है। फिर है उदर पतंग क्या है? तो इम्पोर्टेंट है आपका, देख लीजिए, शॉर्ट में समझाए हैं, देख लीजिएगा। 1 नंबर क्या है, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए उसे उदर पतंग कहते हैं। जैसे कपूर ठोस अवस्था से तरल में ना चेंज होकर सीधे गैस में बदल जाए उसे उदर पतंग कहते हैं। जैसे कपूर देखिए, जलाइएगा तो ठोस में रहता है लेकिन तुरंत हवा बन जाता है। ठीक है, वो पानी तरल अवस्था में बदलता नहीं है, डायरेक्ट हवा बदल जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, फिर आगे देखिए, सही है गलत लिखें। तो देखिए पैलेडियम एक धातु है जो हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करती है, तो ये जो बिल्कुल सही है। हाँ, पैलेडियम एक धातु है जो हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर सकती है, तो इसका आंसर सही होगा। तरल ईंधन का नाम लिखिए। तो तरल ईंधन का जानते ही होंगे आप, आपका पेट्रोलियम, हाइड्रोजन ईंधन, पेट्रोलियम। ठीक है, फिर हीरे और ग्रेफाइट के बीच निम्नलिखित में से कौन विद्युत का बेहतर सुचालक है?
तो हीरा और ग्रेफाइट याद रखिएगा कार्बन का बहुरूप है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा सुचालक में करंट किस में पास होगा, तो आपका ग्रेफाइट में। किस में? ग्रेफाइट। ये लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा। फिर 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, कोई 5। ठीक है, कोई 5 करना है। 2 × 5 है, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स करके है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। आमतौर पर घर की जल आपूर्ति टंकी घर के उच्चतम बिंदु पर होती है, इसे क्यों रखा गया है? तो आपका जो टंकी होती है वो घर के ऊपर क्यों होती है, वो आपको बतलाना है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आता है आपका, कुछ बाहर से भी आ सकता है, तो बाहर से ही है। तो इस पर इसको देख लीजिए, क्योंकि ये आया है। तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर देख लीजिए, आंसर देखिए 1 नंबर का है। इस तरह लिखिएगा, ठीक है। जल की टंकी को घर के उच्चतम बिंदु पर रखा जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पाइपों से पानी आसानी से प्रवाहित हो सके। तो जो ऊपर रहता है, जिसके कारण आपका बिना मोटर का पानी आपका नीचे आ सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो पाइप से पानी धीरे धीरे नीचे आ जाती है। अगर नीचे होता तो पानी ऊपर चढ़ पाती? बिल्कुल नहीं। तो इसको इस तरह लिखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पाइपों से पानी आसानी से प्रवाहित हो सके। ये आपको लिखना है, बड़ा करके लिख सकते हैं आप अपना भाषा में। हम आगे देखिए, दूसरा नंबर है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई क्यों पड़ता है? तो ये आपको बतलाना है। तो अच्छे क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसको क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये भी याद रखिएगा। फिर है चिन्ह लिखे, मीन्स आपका सिंबल लिखना है। एल्युमिनियम नाइट्राइड और फेरिक क्लोराइड, इसका सिंबल लिखिए। तो आंसर देख लीजिए। एल्युमिनियम नाइट्राइड का है AlN, ए बड़ा, L छोटा, फिर N। ठीक है, फिर फेरिक क्लोराइड है FeCl3, इसको याद रखिएगा, FeCl3। अब आगे देखिए 4 नंबर, समीकरण सहित लिखिए कि जब हाइड्रोजन गैस को गर्म सोडियम के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? ठीक है, तो कुछ समीकरण के साथ लिखना है कि हाइड्रोजन गैस को गर्म सोडियम के साथ प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा, बतलाना है आपको। इसका आंसर देख लीजिए। जब हाइड्रोजन गैस को गर्म कर सोडियम को प्रवाहित किया जाएगा तब सोडियम हाइड्राइड बनेगा। इसका समीकरण यहाँ लिख दीजिएगा, समीकरण। ठीक है, इसका समीकरण देख लीजिए। इसका समीकरण 2Na + H2, फिर इससे 3 मारिएगा, फिर 2NaH। तो यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, फिर देख लीजिए 5 नंबर है, कार्बन के 4 रूपों के नाम लिखिए या बताइए। तो आपको कोई 6 दिया है, कोई 5 करना है, तो इला इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। तो आंसर देख लीजिए, कार्बन के 4 रूप। ठीक है, पहला है हीरा, फिर ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा फिर ग्रेफाइट, ये मेन रूप है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कोयला, उसके बाद ग्राफीन, ग्राफीन भी है, याद रखिएगा। और जहाँ ये ग्राफीन याद नहीं हो रहा है तो आपको याद रखिएगा काजल गैस। ठीक है, तो अभी 4 आपको याद करके रखना है। 5 का क्वेश्चन है, तो कार्बन के 4 रूप के नाम लिखिए। 4 या 3 या 2 कितना भी पूछे तो आपको यहाँ बता देना। अगर 5 पूछे तो काजल लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए 6 नंबर है, जैव न्यूनीकरण का है। तो जैव न्यूनीकरण देख लीजिए एक बार, ये आ सकता है आपका। कार्बन का भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैव निम्नीकरण मीन्स जो तुरंत सड़ के ख़त्म हो जाए। जैसे आपका बोलेंगे केला का छिलका, वो तुरंत सड़ के ख़त्म हो जाता है। लेकिन अनिम्नीकरण आ जाएगा तो प्लास्टिक, तो जल्दी जीवाणु लोग उसको ख़त्म नहीं कर पाता है। तो जैव निम्नीकरण मतलब समझ गए, जो जल्दी सड़ गल के मर ख़त्म हो जाए। जैसे आपका सूती का कपड़ा, उसको मिट्टी में डाल दीजिए, आपका जीवाणु लोग उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, तो उसको जैव न्यूनीकरण कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, फिर देख लीजिए 4 नंबर लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 5, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स करके है।
और 5 को क्वेश्चन है, आपको पाँचों का आंसर देना है। जैसे दिया गया है, स्टील का चम्मच पानी की बाल्टी में क्यों डूब जाता है, जबकि स्टील का बर्तन जो चम्मच के बहुत भारी होता है वो तैरता है। मतलब स्टील का चम्मच डूब जाता है, लेकिन स्टील का बर्तन मतलब आपका प्लेट हो जाए या आपका गमला उमला वो डूबता नहीं है। ऐसा क्यों? इसका आंसर देख लीजिए। स्टील का चम्मच पानी में डूब जाता है क्योंकि चम्मच द्वारा कम पानी विस्थापित होता है। तो चम्मच के द्वारा पानी कम विस्थापित होता है, मतलब देखिएगा हिलता नहीं है पानी, वो धीरे धीरे डूब जाता है। ठीक है, छपलाता नहीं है, मीन्स एक तरह से अपना भाषा में छपलाना जिसको बोलते हैं। परंतु स्टील का बर्तन नहीं डूबता है क्योंकि स्टील का बर्तन द्वारा अधिक पानी विस्थापित होता है। तो स्टील का जो बर्तन होता है वो आपका इस तरह आपका तैरते रहता है ऊपर में, उसका पानी विस्थापित अधिक होता है। ठीक है, चारों तरफ से उसका प्रेशर लगता है ऊपर रहने के लिए, तो इसलिए आपका बड़ी याद रखिएगा, चम्मच डूब जाएगा लेकिन स्टील का बर्तन नहीं। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है। फिर है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको 2-3 नाम से जाना जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग। तीनों आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो इसी को आंसर लिखिएगा। इसका आंसर देख लीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव दोनों नाम याद रखिएगा, जो पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। ये क्या करता है? पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, जिससे ध्रुवों पर जमे बर्फ, ठीक है, जमे बर्फ पिघलते हैं। ठीक है, जैसे ध्रुवों पर जमे बर्फ पिघलते हैं, बिना लिखेगा लेकिन बड़ा है, 3 मार्क्स करके है। तो आगे देख लीजिए, CO2 मीथेन, जिसका मीथेन का सूत्र है CH4, ओजोन या ग्रीन हाउस गैसें हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का तापमान अधिक होता है। यहाँ तक लिख दीजिएगा तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर है 3 नंबर यहाँ पर देखिए, जब पानी किसी पत्ते पर गिरता है तो पानी की बूंदें चमकती है क्यों? तो ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। जब पानी किसी पत्ते पर गिरता है तो पानी की बूंदें चमकती है क्योंकि पानी में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे वह हमें चमकता हुआ नज़र आता है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, कौन सा परावर्तन होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, लाइफ साइंस का भी क्वेश्चन है। फिर 4 नंबर देखिए, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस कैसे तैयार करते हैं, आवश्यक रसायन का नाम लिखें और प्रतिक्रिया समीकरण दें। आंसर देख लीजिए। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस का बनाने की विधि। प्रयोग, पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाई ऑक्साइड को मिलाने पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन नहीं तो हाइड्रोजन गैस किस तरह बनाते हैं ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको करके जाइएगा। आवश्यक रसायन देख लीजिए, पोटेशियम क्लोरेट, इसका सूत्र है KClO3 और मैग्नीज डाई ऑक्साइड MnO2। समीकरण लिख दीजिएगा, 2KClO3 MnO2 2KCl, फिर 3O2 और MnO2, तो ये ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, ये आगे देखिए, शुष्क बर्फ से का तात्पर्य क्या है, इसका उपयोग किसके लिए होता है? आंसर देख लीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग ठंडक उत्पन्न करने में, आइसक्रीम मछली को नष्ट होने से बचाने में। 2 उपयोग लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं। अब है लाइफ साइंस, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है आगे 5 मार्क्स का। पहले दिया गया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के नाम बताइए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। फिर DNA सार्स का पूरा नाम लिखिए। तो DNA का देख लीजिए, हिंदी में लिख दिया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और सार्स का लिखा है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो DNA और सार्स कर लीजिएगा। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। आपातकालीन हार्मोन एड्रेनालिन हार्मोन को कहते हैं। ठीक है, ये आगे चलिए। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जल संचय करने वाले पौधों का नाम लिखिए। एक पौधे का नाम पूछ रहा है तो आपका कैक्टस। ठीक है, अब आगे देखिए, एक कार्बन का बहुरूप नाम लिखिए। ये आपका फिजिक्स का है लेकिन यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, देख लीजिए आंसर। उससे पहले है
प्लेग किस जंतु से फैलता है? तो इसका आंसर देख लीजिए चूहा। ठीक है, इसका आंसर होगा चूहा से। उसके बाद है एक कार्बन बहुरूप का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है हीरा आपका, फिर ग्रेफाइट, बहुत सारे नाम लिखा था आगे, तो देख लीजिएगा। दो परजीवी का नाम लिखिए। तो परजीवी मतलब जो दूसरों के लिए, दूसरों पर रहता है, मतलब दूसरों को शरीर में रहता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक। ठीक है, एक जैविक खाद्य का उदाहरण दें। तो जैविक खाद है आपका गोबर की खाद, और अजैविक रहेगा और लगा रहेगा, तो आपका याद रखिएगा NPK और BSC, ये जैविक खाद है। ठीक है, और अगर अजैविक बोलेंगे, अजैविक, तो इसका आंसर होगा NPK और BSC। ठीक है, ये दो उदाहरण है। फिर है प्रोटोजोआ की दो विशेषताएं लिखिए। 2 मार्क्स करके है आपका, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देख लीजिए पहले प्रोटोजोआ की विशेषताएं। यह एक कोशिकीय जीव है, यह प्रोटोजोआ एक परजीवी जीव है। ठीक है, ये आगे देखिए। वायरस से होने वाली 2 बीमारी, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये दोनों वायरस से होती है। नाइट्रिफिकेशन से तात्पर्य क्या है? तो नाइट्रिफिकेशन देख लीजिए एक बार। जिस पद्धति के द्वारा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं उसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक है, फिर आप मून फेज से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे देख लीजिए, एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता से मुखमंडल फूल जाता है। ठीक है, किसकी अधिकता से? एड्रेनलिन। तो इसे ही मून फेज कहते हैं, तो लिख लीजिएगा। फिर है मधुमक्खी जीवन के 4 दशाओं का उल्लेख करें। तो मधुमक्खी जीवन के 4 दशा है, अंडा, लार्वा, प्यूफा और वयस्क। ठीक है, ये 4 दशा है। फिर आत्मघाती थैली किसे कहते हैं और कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। लाइजोजोम को आत्मघाती का थैली कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर है फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर देख लीजिए, उदाहरण से लिखें। फसल 2 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल। उदाहरण दे दिए यहाँ पर, चावल, मक्का, गन्ना, और रबी का है गेहूँ, चना, मटर। ठीक है, तो फसल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर लिखिए। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन करके है, तो एक बार देख लीजिए इसका। 3 नंबर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अंतर। फिर है तवासीर औषधि किससे बनाई जाती है? पश्चिम बंगाल के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए जहाँ गेंडे संरक्षित रहते हैं। इसका आंसर देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल का WB का। ठीक है, तो आपका दे दिया गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 2 ठो है। फिर है इन सिटू एक्स सिटू से आपका समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। इन सिटू ऐसे प्राकृतिक आवास जहां जीवों को, उद्भिजों को सुरक्षित रखा जाता है उसे और मानव क्रियाकलाप पर पाबंदी होती है उसे इन सिटू कहते हैं। मतलब वैसा प्राकृतिक जगह मतलब नेचुरली जो बनना रहता है, जैसे सुंदरवन देखते हैं, वो चिड़ियाघर का टाइप का नहीं है, उसमें आपका पौधे क्या बोलते हैं, जीव लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर इंसान लोग कैद होकर जाते हैं, मतलब गाड़ी में, तो उसी जगह को इन सिटू कहते हैं, जैसे नेशनल पार्क, अभयारण्य। ठीक है, फिर देखिए एक्स सिटू। फिर देखिए एक्स सिटू किसे कहते हैं? तो एक्स सिटू याद रखिएगा, वो मानव द्वारा निर्मित वह स्थान जहाँ जीवों को और उद्भिजों को सुरक्षित रखा जाता है उसे एक्स सिटू कहते हैं, जैसे चिड़ियाघर। तो यहाँ पर आपका जो मानव द्वारा निर्मित है और वहाँ पर कोई जीव को रखा जाता है उसे एक्स सिटू कहते हैं। ठीक है, जैसे चिड़ियाघर, तो ये भी देख लीजिएगा। फिर है कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है इस बार का, क्योंकि ये दूसरा स्कूल में भी आ चुका है। ठीक है, देख के जाइएगा। और सहारा रेगिस्तानी जनजाति का नाम बताइए, यहाँ पर नाम होगा, जगह अलग है। ठीक है, जैसे देखिए कालाहारी मरुभूमि की निवासी को सैन बुशमैन कहते हैं। ठीक है, सहारा जनजाति है बेडुइन और एक है तुआरेग, दोनों में कोई एक याद कर लीजिएगा। ऊँट कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, और क्या होते हैं मतलब ना, तो ऊँट 2 प्रकार के होते हैं। एक कुबड़ वाला ऊँट मीन्स इस तरह एक ऊंचा होता है, और दूसरा होता है 2 कुबड़ वाला ऊँट। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा।
फिर आपका इधर देखिए 5 नंबर, किस पेड़ का फल तरबूज के समान होता है और नकलिस्तान से आपका समझते हैं, ये आपका बुक से ही दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिएगा एक बार, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए इसका आंसर अभी ढूंढने नहीं है, और देर भी हो जा रहा है, आपका एग्जाम है वो जंग का, एक बार इसको खोज लीजिएगा आंसर, ठीक है। और आगे देखते हैं। और ये सेकेंड यूनिट टेस्ट का पेपर है, तो उसमें से कुछ कुछ है जो आपको याद करना जरूरी है। इसे डॉट्स पद्धति किस रोग में इसका यूज होता है, तो टीबी याद रखिएगा, ठीक है। फिर है आपका लिनताप किसे कहते हैं, तो लिनताप भी याद रखिएगा, लिनताप भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर एड्स रोग के उत्तरदायी वायरस का नाम बताइए, तो वायरस है HIV, ठीक है, ये रोग है। इस रोग का लक्षण बताइए, तो ये क्वेश्चन जरा सा देख लीजिएगा 3 ठो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।